पिछले भाग में इस पाठ से संबंधित हमने ये जाना था कि किस तरीके से हरिहर काका जो हैं अब अपने लिए आवाज़ उठाते हैं और घर में किस तरीके से तहलका मच जाता है और महंत जो है इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उनको भड़काने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक वो उसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करते हैं वही हरिहर काका जो है उनकी बातों में कहीं ना कहीं फंस चुके होते हैं और पाठ को अब इस तरीके से अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में अब बैठती जा रही थीं। बैठने का मतलब ये है कि अब उनको जो है उनकी बातें जो है अपने में फंसाने की कोशिश करना शुरू कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं महंत की जो बातें हैं वो हरिहर काका को उनके जाल में फंसाने में कामयाब हो चुकी होती है। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो ये स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें ये याद करेगा। तो इस तरीके से हरिहर काका जो है महंत की बातों को सुनने के बाद इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि सही बात है कि घर में उनकी वैसे भी कौन सी परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, अच्छे कगार पर हैं। तो इसलिए उनके जीवन में तो ये स्थिति है कि मरने के बाद उन्हें भी कोई याद भी करेगा या नहीं इसका भी उन्हें पता नहीं। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक यानी आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है उनको याद किया जाएगा और इस तरीके से उनका नाम भी बना रहेगा। तो अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं, अंतिम समय तो ये बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन ये सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बारी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। और इस तरीके से हरिहर काका जो है यहाँ पर दो इमोशंस में फंसे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि घर वाले जो है उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी सारी जायदाद जो है ठाकुर बारी में दे देता हूँ और ठाकुर बारी में देने से क्या होगा कि पुश्तों तक मुझे याद किया जाएगा और घर में तो कोई उनको पूछता नहीं है। लेकिन एक ख्याल उनको इस तरफ ये भी आता है कि भाई का परिवार है, अपना ही है, अपने अपने ही होते हैं, तो क्यों मैं ठाकुर बारी में अपना सारा जो ज़मीन जायदाद है या फिर अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उनको देकर उनके साथ विश्वासघात क्यों करूं, उनके साथ धोखा क्यों करूं। तो इस तरीके से दो इमोशन उनको जो है इस वक्त परेशान कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कौन सा निर्णय लेंगे या फिर कौन सी बात सही है या फिर कौन सी गलत है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। अब महंत जी जो हैं वो हरिहर को हर बात समझा चुके हैं जो समझाना चाहते थे अपने जाल में फंसाने के लिए। अब वो उनका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स क्या देंगे, तो रिस्पॉन्स क्या है उनका वो जानने के लिए हरिहर की ओर वो देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित यानी बदले हुए भाव जो है वो महंत जी की अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड आंखों से छिपे ना रह सके। यानी महंत जी जो है वो इतने अनुभवी हैं कि किसी की आंखों के और किसी के मुख को देखकर वो पहचान सकते हैं कि उसका रिस्पांस क्या है इस वक्त। और इस तरीके से जब वो उनके परिवर्तित भाव को महंत जी देख लेते हैं हरिहर काका के मुख पर या फिर उनकी आंखों से देखकर वो पहचान लेते हैं कि इस वक्त अब उनकी बातों को सुनने और समझने के बाद हरिहर काका के मन में क्या चल रहा है। तो महंत जो है वो अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। जो महंत है वो समझ चुके हैं हरिहर काका उनकी बातों के जाल में फंस चुके हैं और उनका चेहरा देख के समझ चुके हैं ये बात और इस तरीके से वो अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रहे हैं। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया उन्होंने कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम किया जाए। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम ही समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लेटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए। और हरिहर काका को महंत जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो चुकी है। अब जो है ठाकुर बारी में ले जाने के बाद महंत ने किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया है वो सबको हमने पिछले भाग में पढ़ा ही है। और उसके बाद उस तरीके से हरिहर काका जो है उनके जाल में फंस चुके हैं और उनके एक्सप्रेशन को देखकर ये भी जान चुके हैं कि महंत जो है अपने काम में सफल हो चुके हैं। और उसके बाद वो ठाकुर बारी के जो सेवक है उनको आज्ञा देते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा बिस्तर जो है वो लगाया जाए जिससे कि अच्छा आराम करें और
जिस हालात में वो घर से निकले हैं कि उन्हें 2 वक़्त का खाना भी सही तरीके से नहीं मिलता था, उसी इन्हीं सब मौकों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनके लिए वो सारे इंतज़ामात किए जिससे कि वो भरपेट खाना खा सकें, अच्छे से आराम कर सकें और उन सब बातों में लगा दिया कि वो ईश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दें, वो उनका उतना ख़्याल रखेंगे जितना कि कोई उनके घर परिवार में सोच भी नहीं सकता है। और इस तरीके से हरिहर काका जो है उनकी बातों में फँस जाते हैं। हालाँकि अभी तक हरिहर काका ने अभी अपना कोई रिस्पॉन्स बोलकर नहीं दिया है। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता लगता है। अब ये सब कुछ हो चुका है, घर में इतना अ, सब कुछ हो चुका है कि हरिहर काका जो है खाने की थाली फेंक देते हैं जिसमें खाने में उनको भात, मट्ठा और अचार मिलता है। अब हालांकि उनके घर में मेहमान आए हुए होते हैं और बहुत सारा अच्छा खाना बना हुआ होता है। खाना सही तरीके से ना मिलने पर हरिहर काका खाना फेंक देते हैं, थाली गिर जाती है और महंत तक ये बात पहुंचा दी जाती है और महंत ने किस तरीके से ठाकुर बाड़ी में ले जाकर उनका ब्रेन वॉश किया और उसके बाद जो है हरिहर काका उनके जाल में फंस चुके हैं और ठाकुर बाड़ी में रहकर वो अब आराम कर रहे हैं और खाना खा चुके हैं, अच्छा खाना खा चुके हैं जैसा खाना उन्होंने आज तक देखा भी नहीं है। अब जो है अब जाकर खलिहान से खेत खलिहान से उनके तीनों भाई जो है घर लौटते हैं, तब उनको ये सब दुर्घटना का अब पता लग रहा है। पहले तो अपनी पत्नियों पर वो खूब बरसे मतलब बहुत गुस्सा किया उन्होंने। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। चिंता मग्न मतलब उन्होंने सोचा विचारा, परेशान हुए और सोचा विचारा कि अब किया क्या जाए। हालांकि गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनसे कुछ कहा नहीं था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु यानी उनको शंका हुई और वो बेचैन हो उठे। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है, यानी कि गांव में ही रहकर सबको सब कुछ पता होता है, कोई किसी को जानकारी नहीं देता है। और इसके बाद उनके भाई जो है इस शंका में बेचैन होते हैं कि ठाकुर बाड़ी जाने के बाद भाई के साथ क्या किया गया होगा, उन्हें क्या पढ़ाया समझाया गया होगा। शाम गहराते गहराते यानी कि शाम गहरी होती जाती है और रात बढ़ आती जाती है, तो शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं। अब जब ये सब सिचुएशन का पता लगता है कि घर में क्या हुआ, उसके बाद हरिहर काका कहाँ गए हैं, तो भाइयों को ये पता लगता है, तो भाई जो है सारे वो ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। और इस तरीके से महंत जो है बीच में आ जाते हैं और इस तरीके से वो बात को हटाने टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत जो है उन्हें समझाने लगते हैं और वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। अभी तक अपना असल चेहरा ठाकुर बाड़ी के महंतों ने नहीं दिखाया है और वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो किसी भी पीड़ित और परेशान व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और इस तरीके से जब उनके भाई लोग उन्हें लेने आते हैं तो उनको यही सांत्वना देते हैं कि वो यहाँ रहेंगे तो मन जो उनका अशांत है उनको शांति मिलेगी भगवान के नज़दीक रहने से। और इस तरीके से गांव के लोग भी साथ देते हैं, कहते हैं ठाकुर बाड़ी में रह लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा क्या नुकसान है इसमें। तो भाइयों को निराश होकर वहाँ से आखिरकार लौटना पड़ता है और इस तरीके से भाई लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे और ये तरीका था महंत का हरिहर काका को अपने जाल में लपेटने का। ये उनका दूसरा तरीका था। बातों से तो उन्होंने पहले ही अपने जाल में फंसा लिया है, अब उनको अच्छे अच्छे पकवान, खाना और मिठाइयाँ सब दी गई जिससे कि वो खाकर उनकी बातों में और भी शामिल हो जाएं। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, रसबुनिया मतलब बूंदिया जो रस से भरी हुई, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, ये सब उनको खाने में मिला। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से आज खाना परोसा था उनके लिए। पास में बैठे महंत जी धर्म की चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे, यानी ईश्वर से संबंधित बातें करके और उनको ये मोह माया का जाल बताकर और जीवन से और आसक्ति से, इन सब चीज़ों से दूर हटकर अपनी सारी जायदाद भगवान के नाम पर करके और वो यहाँ पर उनके भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताए, ऐसी बातें करके उनका मन शांत करने की वो कोशिश कर रहे थे, धर्म चर्चा कर रहे थे।
एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया उन्होंने, वो अपने अब तक के जीवन में नहीं पाया था। अभी तक के जीवन में हरिहर काका ने जो सुख शांति पानी चाहिए थी और जो संतोष मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, जो आज ठाकुर बाड़ी में एक रात में ही उनको यहाँ पर मिल गया। ऐसी ऐसी बातें बताई गई, उन्हें समझाई गई कि वो उस जाल में फंसते चले गए, और ऐसा खाना उनको पेश किया गया कि वो उसके जाल में और भी डूबते चले गए। इधर तीनों भाई जो है वो रात भर सो नहीं सके। उनको शंका थी कि ठाकुर बाड़ी में क्या हो सकता है, और उनको भी शंका थी कि भाई है, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अपने अपने लालच के वश में होकर हर कोई हरिहर काका के पीछे भाग रहा होता है इस वक्त। भावी आशंका, भावी यानी कि भविष्य की शंका उनके मन को मथती रही, यानी कि परेशान करती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के ना रहेंगे। ये भाइयों की सोच थी जो उन्हें अभी इस वक्त परेशान कर रही थी, क्योंकि उनका भाई जो है वो ठाकुरबाड़ी में था इस वक्त, और उनको किसी भी बातों में और अपने जाल में उलझाया जा सकता था, और वो 15 बीघे खेत हाथ से निकल सकते थे। यहाँ पर भी भाइयों का लालच दिखा दिया गया। वो किसी प्रेम से या स्नेह से अपने हरिहर काका के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि 15 बीघे खेत का लालच जो है उनको पीछे पीछे भगा रहा था। जिस तरीके से महंत लोग अपने जाल में फंसा रहे हैं, वैसे ही भाई भी जो है उनके 15 बीघे खेत के लिए ही उनके पीछे भाग रहे हैं। सुबह तड़के ही, सुबह सुबह एकदम ही सुबह, तड़के यानी कि सुबह की एकदम जब सुबह शुरू ही होती है तब के समय की बात है, तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगते हैं, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगते तथा उन्हें दंड देने की बात कहते हैं। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, यानी कि ऐसी ऐसी बातें की कि तुम्हारे अपने हैं हम, खून का रिश्ता है, और इस तरीके की माया फैलाई, यानी कि इस तरीके की बातें की उन्होंने कि घर परिवार ही सब कुछ होता है इस जाल में, ताकि वो भी फंस जाए। जिस तरीके से महंत अपनी बातों में फंसा रहे थे ईश्वर की बातें बताकर, उस तरीके से भाई जो है घर परिवार और खून का वास्ता देकर और असल रिश्ते होने का वास्ता देकर उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हरिहर काका का दिल पसीज गया, यानी कि उनका दिल जो है इस वक्त अब पिघल गया भाइयों की बात सुनकर। वह पुनः वापस घर लौट गए, दोबारा वो घर चले गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, यानी उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया, यानी कि ऐसा हैरान किया कि वो हैरानी खुशी देने वाली हैरानी थी। इतने बदलाव उनको अपने घर में इस वक्त अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को यह समझा दिया था, घर परिवारों को समझा दिया था कि हरिहर काका की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो है 15 बीघे खेत भी जुड़े हैं, जो कि उनके आगे पीछे कोई ना होने की वजह से वो हम ही को मिलने हैं। और इस वजह से एक बड़ा बदलाव उनके घर में अब देखने को मिल रहा है, जब ठाकुर बाड़ी से अपने भाई को वो सही सलामत वापस ले आते हैं। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार हैं इस वक्त। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, यानी उनसे माफ़ी मांगी। फिर उनकी आवभगत यानी बहुत अच्छा स्वागत किया, और जो खातिर शुरू ही वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि यानी उनकी जो पसंद है और उनकी इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना और नाश्ता, यानी वो जो बोलते वही खाना बनता और वही नाश्ता तैयार होता। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, यानी कि एकदम बिजी हैं उनकी सेवा में। 5 कौन सी महिलाएं? 3 भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं उनकी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वो समझ गए थे कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। अब यहाँ पर हरिहर काका को लग रहा है कि महंत जी ने इतना उनको समझाया है जो, और महंत जी ने जो उनके साथ व्यवहार दिखाया है, उससे ये लोग डर गए हैं, और उसकी वजह से ही उनके घर में ये जो है उनकी खातिरदारी अब हो रही है। इसलिए महंत जी को के प्रति उनके मन में और भी ज़्यादा आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य, यानी कि जो सच बात है, उससे स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। यानी कि क्या चल रहा है गांव में, जब एक
तटस्थ जनता बनकर वो सब कुछ देख रही होती है दोनों पार्टी में क्या चल रहा है, तो गांव वाले ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उस सिचुएशन को समझ रहे होते हैं। तटस्थ होकर मतलब कि वो किसी भी पार्टी में ना होकर, किसी भी तरफ ना होकर, जब सिचुएशन को देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं बातों को। तो कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोग जो हैं वो असली बात जान रहे होते हैं और स्वयं वाकिफ होते हैं, उन्हें कोई बता नहीं रहा होता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ, यानी कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ जान रहा है, लेकिन क्या होगा सब देखना चाह रहे हैं आगे। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी होती है, यानी कि लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या होगा, अब देखना, ये होगा, वो होगा, वो उतनी असरदार बात नहीं है जितना कि जब वो चीज़ें घटित होती हैं वो पैनी होती है, असरदार होती है और ख़तरनाक होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं रहती है। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने ही। महंत ने हरिहर काका को क्या समझाया है, क्या आवभगत की है उनकी और किस पर्पज से की है, और भाइयों ने भी उनको किस लिए अपने भाई घर में अब इतनी इज्जत दिलाना शुरू कर दिया है या फिर किस वजह से, ये कोई भी एक दूसरे से नहीं कह रहा है। लेकिन गांव वाले लोग जो हैं जो सब कुछ समझ रहे हैं बिना किसी से कुछ बताए हुए। इसके बावजूद गांव के लोग जो है सच्चाई से अवगत हो गए हैं। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला है उसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। यानी हर कोई आज की तारीख में हरिहर काका और उनके घर परिवार और ठाकुर बाड़ी में जो उनके साथ चल रहा है, वो उस बात की चर्चा गांव के हर एक कोने में हो रही है और उसका कोई अंत नहीं है, बस बातें होती चली जा रही हैं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम यानी इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है, यानी कीर्ति का मतलब कि नाम बना रहेगा। अचल मतलब बना रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ही देना चाहिए, उनके साथ अन्याय करना होगा, ये खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। यानी दो पार्टीज़ हैं अभी इस वक्त गांव में, और ये एक बोलती है कि वो प्रॉपर्टी उनको ठाकुर जी को दे देनी चाहिए और एक पार्टी बोलती है कि उनको अपने भाइयों को दे देनी चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वो खून के रिश्ते हैं। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना ही नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा था बिना मांगे, और प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटित हो, कुछ ऐसा हो, देखें वो कि आखिर होगा क्या। लोग तो अंदाजा मार रहे हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा, या फिर हरिहर काका को ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ये वाजिब है। लेकिन होता क्या है इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तो तू मैं भी यानी झगड़ा भी हो जाता था। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगी। कहने का अर्थ है कि एक पार्टी जो ये चाहती है कि हरिहर काका अपनी सारी जायदाद जो है ठाकुर बाड़ी को दे दे, और इससे क्या होगा कि ठाकुर बाड़ी का की जो सल्तनत है वो और बढ़ जाएगी, मतलब वो और भी ज़्यादा अपने बड़े स्वरूप के साथ, क्योंकि जितनी जायदाद उनके साथ जुड़ेगी वो अपना वर्चस्व उतना ही कायम कर पाएंगे। और लोगों को लगता है कि जितने उनके पास जायदाद होगी वो उतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी और आसपास के इलाके और गाँव में तो उनका नाम ही हो जाएगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बाड़ी से वो जुड़े भी हैं। असल में वो किस तरीके से जुड़े हैं कि सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के जो लोग हैं वो प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं, और ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। यानी कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हरिहर को अपनी सारी ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी को दे देनी चाहिए, ऐसे लोग इसी वर्ग के हिमायती इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सुबह शाम का वहाँ पर उनका एक जुगाड़ बंधा हुआ है। वो पेटू और चटोर लोगों का एक वहाँ पर टाइम बंधा हुआ है जिससे उनको कुछ फ़ायदे होते हैं।
दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। यानी उन्हीं की तरह के लोग होते हैं जो उनकी परेशानियों को, समस्याओं को समझ रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो चुका है। गांव में यानी कि तनाव फैल चुका है और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि इस केस में आगे क्या होने वाला है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए, यानी भविष्य की आशंकाएं, यानी जो संदेह हैं उनको ध्यान में रखते हुए हरिहर काका के जो भाई हैं उनसे ये निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। अब इस तरफ घर में हरिहर काका के सामने घर वालों ने भी अभी तक हरिहर काका को उनकी ज़मीन जायदाद के लालच में उनकी जो इज्जत दी जा रही थी, उनका जो आवभगत की जा रही थी, वो लालच में तो की जा रही थी, लेकिन कभी ये बात बोल कर नहीं पेश की गई थी कि उनको उनकी ज़मीन जो है उनके नाम कर दी जाए। लेकिन अब ये चीज़ें होने लगी हैं। घर के लोगों ने हरिहर काका के सामने ये पेशकश की है कि अपनी ज़मीन जायदाद जो है वो जिंदा रहते उनके नाम लिख दें। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन अब। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की और जब ये बात उनके सामने पेश हुई तब हरिहर काका ने जो है लेखक से कांटेक्ट किया, यानी कि वो उनसे उस विषय पर काफ़ी लंबी उन्होंने चर्चा की कि क्या सही है, क्या गलत, उन्हें क्या करना चाहिए। तो लेखक ने क्या सलाह दी कि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का जो स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है, चाहे वह अपना भाई हो या फिर मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों यानी कि आगे आने वाली जनरेशन के नाम पर कर दिया है, तो उसके किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन जो है कुत्ते का जीवन हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि लोगों ने लालच में उनको अपने लालच में फंसा कर प्रॉपर्टी अपने नाम तो लिखवा ली। जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, उन्होंने उस व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दिया और उनका जीवन बदतर हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा है आज की डेट में। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया। ये लेखक अब अपने मन की बात बता रहे हैं कि जब हरिहर काका उनके सामने ये बात लेकर आए कि क्या करना उचित रहेगा, घर के लोग भी बोल रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें, उनके सिवा उनके जीवन में है ही कौन। तो लेखक ने उन्हें ये सलाह दी कि हमने अपने गांव में ही कई ऐसे केसेस देख रखे हैं कि जिंदा रहते अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम कर दी है, तो उसके बाद उनका जीवन बद से बदतर हो चुका है। इसलिए अपने जिंदा रहते आप ना तो महंत को ही अपनी जायदाद लिखेंगे और ना ही घर अपने भाइयों को। तो इस बात को उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया, अनपढ़ व्यक्ति होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने ये ऐसे उदाहरण देख रखे हैं। यह निश्चय किया उन्होंने कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, यानी उनकी हाल खबर पीछे पीछे वो ले रहे थे महंत जी कि उनके घर में क्या चल रहा है। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर। यानी कि जब भी महंत जो हैं हरिहर से मिलते, सीधे उनसे यही बोलते कि विलंब ना करो। विलंब मतलब कि और ज़्यादा समय व्यर्थ ना करो, अपनी ज़मीन जायदाद जो है ईश्वर के नाम कर दो, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बय कर दो। बय मतलब ज़मीन लिख दो उनके नाम पर, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। कहने का अर्थ है कि अगर अपनी जमीन जायदाद ईश्वर को दे दोगे तो तुम्हारे लिए विमान आएगा तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने के लिए। ऐसा लालच उन्हें दिया जाता है। जैसा कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, अनपढ़ कहने का अर्थ जो चीज़ों को आसानी से नहीं समझ सकते, उन्हें जो बता दिया जाए वो वैसा का वैसा ही ले ले। जैसा महंत यहाँ पर अभी हरिहर को समझाने में लगे हैं कि प्रॉपर्टी अपनी भगवान के नाम पर लिखने पे जब मरने के बाद जो है स्वर्ग से वो विमान भेजते हैं आत्मा को ले जाने के लिए। तो ऐसा सुख पाना है तो अपनी प्रॉपर्टी जो है उनके नाम पर कर दीजिए। लेकिन हरिहर काका ना तो हाँ कहते और ना ही ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की कृपा से ही मिल रही थी, ऐसा उनका मानना था हरिहर काका का। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अब उन्हें जमीन किसी को
नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो चुके थे अच्छी तरीके से। उनके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर थे कि जीते जी वो चाहे महंत हो चाहे भाई हो, उनको अपनी ज़मीन नहीं देनी है। और महंत को तो ना वो हाँ कहेंगे और ना ही ना कहेंगे, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही उनको घर में इज्जत मिल रही है। ये हरिहर काका के क्लियर थॉट है अब यहाँ पर, और इसकी वजह से अब उनके साथ क्या होता है आगे पाठ में हमें पता लगेगा। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि हरिहर जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो वो हाँ बोल रहे हैं और ना ही ना, यानी कि घर वालों ने अपने खून के रिश्ते की जो है दुहाइयां दे देकर उनको अपने जाल में फंसा लिया है, और महंत जी के हाथ से वो निकलते जा रहे हैं। तो बीतते समय के साथ, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, महंत जी को अब चिंता होती जा रही है। जाल में फंसी चिड़िया जो है पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर अब धर्म संकट में पड़ गया है, कि करे तो करे क्या। धर्म संकट का मतलब होता है कि क्या करे, किस तरफ का डिसीजन ले, क्या सही रहेगा उसके लिए। तो महंत जी को लगता है हरिहर जो है इस उस चक्कर में फंसा है कि आखिर वो करे क्या। लेकिन हरिहर जो है अपने थॉट्स के साथ अब क्लियर है, क्योंकि वो अपने जीते जी अब किसी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो चाहे वो ईश्वर की बात हो। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण करना, यानी अब यहाँ पर किडनैप करने वाली बातें शुरू हो गई हैं। उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, ऑप्शन ही, विकल्प का मतलब ऑप्शन ही नहीं रह गया है। अब ये सारी बातें महंत सोच रहे हैं कि हरिहर जो है कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो फंस चुके हैं। मेरे हाथ से आई हुई चिड़िया जो है, फंसी हुई चिड़िया जो है निकल रही है, तो इसलिए अब उनके पास एक ही तरीका रह गया, वो है किडनैपिंग का, अपहरण का। और अपहरण करके उनसे ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी लिखवानी ही पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। ठाकुर बाड़ी में रहने वाले जो महंत हैं, जिसको लोग साधु संत व्यक्ति मानते हैं, वो अब पता लग रहा है कि वो एक लड़ाकू व्यक्ति है और दबंग प्रकृति का आदमी है, जो अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत, यानी कि अपनी योजना जो उसने प्लान बनाए हैं उसको वो पूरा करने के लिए वह जी जान से जुट गया है अब। हालांकि ये सब गोपनीयता, ये प्राइवेसी का निर्वाह करते हुए भी वह ये सब कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी, यानी जो हरिहर के जो भाई हैं उनको इस चीज़ की भनक नहीं थी कि महंत जी पीछे से क्या प्लान कर रहे हैं। अब हरिहर को किडनैप किया जाएगा और किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी उनसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की जाएगी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत जो है और उनके पक्षधर जो है वो भाला, गड़ासा और बंदूक से लेस यानी कि उससे युक्त होकर, यानी ये सारा सामान लेकर और उससे उसके साथ तैयार होकर, लेस का मतलब तैयार होकर, यहाँ पर आप लीजिए, भाला लिया, गड़ासा लिया, बंदूक लिया उन्होंने, और एकाएक एकदम से हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित जो पहले से ना सोचा गया हो, जो पहले ना सोचा गया हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि महंत लोग जो हैं, ठाकुर बाड़ी के लोग जो हैं ये सब कर सकते हैं। तो ये एक अप्रत्याशित घटना थी, हमले के लिए तैयार ही नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार गुहार यानी तेज आवाज लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, यानी कि इकट्ठा करें, तेज आवाज यानी चिल्लाकर, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए, यानी कि भाग गए। यानी कहने का अर्थ है, पहली बात तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महंत जो है ये हरकत करेंगे, और इसके लिए अगर किसी को आशंका होती तो वो पहले से तैयार होते। लेकिन जब वो भाला, गड़ासा और बंदूक लेकर एकदम से उनके दलान में आ गए, तो अब तक वो कुछ सोच समझ भी नहीं पाए, लोगों को चिल्लाकर इकट्ठा भी नहीं कर पाए, तब तक आक्रमणकारी जो है उनको पीठ पर लाद कर हरिहर को लेकर चंपत हो गए, भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी आज तक, और ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। शुभ चिंतक यानी जो उनके रिश्तेदार हाल खबर लेने के लिए उनके घर में इकट्ठा होने लगे, जुटने लगे यानी कि इकट्ठा होने लगे। और अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे।
वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक दरवाजा जो था वो बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब जो है पहले भाइयों को लगा कि ये जो लोग किडनैपिंग के लिए आए थे या अपहरण के लिए जो आए थे वो महंत के ही लोग हैं और महंत ही है, और इसके लिए वो ठाकुरबाड़ी तक गए। लेकिन ठाकुरबाड़ी में इतनी शांति और इतना अंधेरा चारों तरफ था कि उनको लगने लगा कि ये बाहर से ही कोई डाकू आए हैं जो उनको उठाकर ले गए। अब तो हर जाने की जो है मोटी रकम वो लेंगे और तभी उनको छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर गवारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित सम्मिलित यानी एक साथ किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही सब लोग ये जान गए, समझ गए कि इतनी शांति है, तो ठाकुर बाड़ी के लोगों ने ये सब नहीं किया होगा, वहां से निकलने लगे, प्रस्थान करने लगे यानी जाने लगे। तभी उन्हें वहां से आवाजें सुनाई दी और वो भी धीमी आवाज। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जैसे ही उन्हें लगा कि अब इनको आशंका होगी, तो ठाकुर बाड़ी के लोगों ने जो ये सब प्लान किया था, उन्होंने रोड़े और पत्थर ऊपर से फेंकने लगे। वो तितर पितर हो गए यानी भाग गए, इधर उधर छिटक गए। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के जो भाइयों के पक्षधर थे, यानी उनके भाइयों के साथ जो लोग आए थे हरिहर को बचाने के लिए, वो सब भाग चले। जब रोड़े पत्थर गिरने बरसाने लगे और फायरिंग करने लगे, तो लोग जो उनके साथ मदद करने आए थे वो भाग गए। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते वो इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। और इस तरीके से जब उन्हें लगा कि हम 3 ही भाई बचे हैं, अब कोई साथ में नहीं है, तो वो ये जान चुके कि हम उनके सामने कमज़ोर साबित होंगे और इस तरीके से तो हम अपने भाई को नहीं बचा पाएंगे। वो पुलिस थाने की ओर दौड़